हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। इससे पहले हम लोग एक छोटा सा स्टोरी सुनेंगे, फिर इस पे आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जिसका नाम है डायबिटीज़। आजकल काफ़ी लोगों को ये बीमारी हो रहा है। तो जो डायबिटीज़ होती है उसमें क्या होता है कि एक इंसुलिन हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में हम लोग ग्लूकोज लेते हैं, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी में इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो तो उसके ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसको काफ़ी समस्याएं हो जाती है। तो जो ये इंसुलिन था इस बीमारी का, इसके लिए वैज्ञानिकों ने बहुत खोज किया। तो सबसे पहले ये इंसुलिन सूअर होते हैं, पिग्स होते हैं और कुछ और कैटल्स होते हैं, उनसे निकाले जाते थे। तो इसके लिए बहुत कम मात्रा में मिलता था। इसके लिए हजारों लाखों सूअर का पालन करना पड़ता था और उनसे वो इंसुलिन निकाला जाता था और वही इंसुलिन इंसानों को दिया जाता था, जो काफ़ी कॉस्टली था और उतना प्योर भी नहीं था और काफ़ी उसमें समस्याएं भी आती थी। तो वैज्ञानिकों ने इसका समाधान सोचा और वो समाधान क्या था? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें एक बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन का जीन डाला गया और उससे क्या हुआ कि बैक्टीरिया के अंदर वो इंसुलिन बनने लगा, जिसको बाद में हमारे ह्यूमन में यूज़ किया जाता है। आज भी जितने लोग इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं, वो इंसुलिन किसके अंदर बना है? किसी ना किसी बैक्टीरिया के अंदर बनता है। तो आप सोच सकते हैं, एक बैक्टीरिया जो नॉर्मली हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, वही बैक्टीरिया आज ह्यूमन इंसुलिन फैक्ट्री बन चुका है। ये कोई स्टोरी या कहानी नहीं है, ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसी मॉलिक्यूलर टेक्निक है जो किसी एक स्पेसिफिक जीन को, आपके शरीर के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी एक स्पेसिफिक जीन को क्या कर सकता है? आइसोलेट कर सकता है। मतलब उस डीएनए से उस खास जीन को हम लोग निकाल सकते हैं। फिर क्या कर सकता है? उसको किसी दूसरे डीएनए से जोड़ सकता है। जोड़ के क्या करेगा? ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देता है। जैसे अभी इंसुलिन का बात किए, इंसुलिन में क्या होता था कि हमारे शरीर के किसी सेल में जो डीएनए है, हमारा शरीर का एक सेल है जिसके अंदर डीएनए है, उस डीएनए को क्या किया गया? निकाला गया। और उस डीएनए के एक खास हिस्से जो किसके लिए जिम्मेदार है? इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए, उसको काट दिया गया। उसको किसी दूसरे डीएनए से जोड़ा गया जो इंसान का नहीं था और उसको कहाँ डाल दिया गया? एक बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया गया। अब ये वाला जो डीएनए है जिसमें हमारा इंसुलिन का जीन है, मान लीजिए इंसुलिन का जीन ग्रीन है, तो इसको ग्रीन बना देते हैं। और ये दूसरा बैक्टीरिया का डीएनए था, अब इससे पहले जोड़ा गया और इसको डाला गया। तो बैक्टीरिया के अंदर जाके क्या होगा? ये इंसुलिन जीन से क्या बनेगा? डीएनए क्या करता है? आरएनए बनाता है, फिर प्रोटीन बनता है और इंसुलिन इससे बनने लगेगा। तो एक छोटे से बैक्टीरिया के अंदर हम लोग इतने इंसुलिन बना सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है? रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है। अब इससे आप क्या समझ सकते हैं? जैसे हम लोग कोई वीडियो देखते हैं, स्टोरी देखते हैं जिसमें कोई खाना बना रहा है, कोई रेसिपी बना रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? वो रेसिपी देख लेते हैं और फिर खुद से ट्राई करते हैं और बनाते हैं और काफ़ी अच्छा रेसिपी बन जाता है। उसी तरह डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में क्या किया गया? बैक्टीरिया का जो एबिलिटी है अपने डीएनए को रेप्लिकेट करना और उससे प्रोटीन बनाना, उसी को हम लोग एक टेक्नोलॉजी के रूप में यूज़ करते हैं। तो इसमें एक टर्म आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? जब हम दो अलग अलग बायोलॉजिकल सोर्स के डीएनए को जोड़ते हैं, जैसे अभी बताया कि एक डीएनए इंसान का है और दूसरा डीएनए मान लीजिए बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। तो ये क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? जब हम दो अलग अलग बायोलॉजिकल सोर्सेस से, दो अलग टाइप के जीवों से डीएनए लाते हैं और उनको जोड़ देते हैं, तो जो ये नया डीएनए बना इसका क्या नाम है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसे रिकॉम्बिनेंट डेक्स कहते हैं। जैसे ह्यूमन इंसुलिन जीन लिया गया, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लिया गया
और दोनों को जना दिया गया। तो आज इंसुलिन जो हॉस्पिटल में हम लोग देखते हैं, या इंसुलिन के अलावा भी बहुत सारे वैक्सीन हम लोग लगाते हैं, कई हार्मोन्स और एंजाइम मेडिसिन में यूज होते हैं। ये सब किससे बने हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। तो थोड़ा अगर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख ले कि ये कैसे शुरू हुआ, इसका क्या स्टार्टिंग था, तो हम लोग ये सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था? 1970 में। 1970 में सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया गया, और जिसको कौन बनाया था? पॉल बर्ग। मतलब ये क्या किए? दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को जोड़ दिए और क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है? जिससे ये तो जोड़ा गया, लेकिन जोड़ने से तो काम नहीं होगा। का हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या था? कि इसको जोड़ के किसी बैक्टीरिया में या किसी और ऑर्गेनिज्म में डाल से इससे प्रोड्यूस किया जाए। तो ये काम कौन किए थे? स्टैनली कोएट एंड हर्बर्ट बॉयर। इन्होंने क्लोनिंग को रियल लैब टेक्निक बना दिया, और इसी के वजह से पहली बार ह्यूमन का प्रोटीन किस में बन गया? बैक्टीरिया के अंदर बनना पॉसिबल हो गया। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक चैप्टर नहीं है जो आपको पढ़ा रहे हैं, ये फाउंडेशन है सारे मॉडर्न जो बायोटेक्नोलॉजी होता है, पूरे बायोटेक्नोलॉजी का ये फाउंडेशन है। क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। इसका यूज मॉलिकुलर मेडिसिन में भी होता है, कई क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है। जो हम लोग अभी बात किए कि बैक्टीरिया के से इंसुलिन बनवा रहे हैं, इसके लिए काफ़ी लंबा समय रहा, 20-25 साल तक एक साइंटिफिक जर्नी चली, और उसके बाद रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी उपलब्ध हुआ। तो सबसे पहले इसका बात करें तो सबसे पहला टाइमलाइन कहाँ से शुरू होता है? 1960 से। 1960 में सबसे पहले किसका खोज हुआ? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का खोज हुआ। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक खास तरह का एंजाइम होता है जो क्या करता है? डीएनए को स्पेसिफिक जगह काट सकता है। ये डीएनए को काटने वाला है। तो अगर हम लोग डीएनए को जैसे इंसुलिन बनाना था तो इंसुलिन जीन को काटना पड़ेगा। अगर उस जीन को हम लोग काट ही ना पाए तो आगे कोई काम हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले 1960 में साइंटिस्ट ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवरी किया था, जो क्या करता है? डीएनए को स्पेसिफिक जगह पर कट कर सकता है। तो सोचो अगर आपके पास सिर्फ एक कुल्हाड़ी हो और आपको कह दिया जाए एक कपड़े को काट दीजिए, तो क्या आप काट पाएंगे? तो उसी तरह पहले डीएनए को अगर काटा जाता तो पूरा डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन अगर आपको एक कैंची दे दिया जाए, सीजर दे दिया जाए, तो आप उसको आसानी को कपड़े को काट सकते हो। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने साइंटिस्ट को डीएनए कट करने का पावर दे दिया। फिर आता है 1972, और यहाँ एक बड़ा नाम आता है जिसको आपको याद रखना है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनका क्या नाम है? पॉल बर्ग। पॉल बर्ग ने पहली बार अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को जोड़ के क्या बनाया? एक नया डीएनए मॉलिक्यूल बना। यहीं से शुरू होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कंसेप्ट। तो ये साइंस के हिसाब से, साइंस की हिस्ट्री देखा जाए तो ये काफी क्या था? अहम समय था। क्यों समय था? कि पहली बार डीएनए को जोड़ा जा सका था। ये एक नया आइडिया आया था, लेकिन प्रैक्टिकली काम नहीं हो पाया था। इसके बाद 1973 में दो साइंटिस्ट है, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर। इन्होंने डेवलप किया प्रैक्टिकल क्लोनिंग टेक्निक। जैसे कोई मकान बनता है तो उससे पहले क्या होता है? उसका एक नक्शा बनाया जाता है, ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। तो पॉल वर्ग ने तो ब्लूप्रिंट बना दिया, लेकिन उस पे मकान कौन बनाएगा? तो मकान किसने बना है? स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने। इन्होंने अपने लैब में काफी प्रयोग किए, और 1982 में पहली बार ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला गया और उससे प्रोटीन बनाया गया। जो ये ई कोलाई बैक्टीरिया था, ये क्या किया? पहली बार इंसान के डीएनए से कोई बना प्रोटीन इस बैक्टीरिया के अंदर एक्सप्रेस हुआ। तो उस समय ये काफी बड़ा बात था। तो आप सोच सकते हैं एक छोटा सा बैक्टीरिया ह्यूमन का प्रोटीन बना रहा है। ये क्या है? साइंस का स्वैग है, या साइंस का भौकाल कह सकते हैं, कि आपके डीएनए का छोटा सा हिस्सा निकाल के उससे बैक्टीरिया के अंदर
एक प्रोटीन बना गया। तो ये साइंस के हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था कि इससे आगे की कई चीज़ें हुई। और 1982 में ही सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या बना, ह्यूमन इंसुलिन, जिसे क्या कहा जाता है, हिम्यूलिन। तो काफ़ी बार ये सवाल पूछा जाता है कि पहला रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट क्या था, तो वो क्या था, ह्यूमन इंसुलिन, जिसको ह्यूमुलिन भी कहते हैं। तो अभी हम लोग कहते कि पहले एनिमल यानी पिग से लिया जाता था, जो काफ़ी एक्सपेंसिव था और साइड इफेक्ट भी होते थे। लेकिन अब ई कोलाई बैक्टीरिया इसको बनाने लगा। तो अगर इस हिस्ट्री को देखा जाए तो सबसे पहले क्या आया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कॉन्सेप्ट आया, फिर क्या आया, क्लोनिंग आया कि इसको बैक्टीरिया के अंदर डाल के इसके नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, और फिर रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बनाया गया, ई कोलाई के अंदर इंसान का जीन डाला गया, और फिर फाइनली क्या बना, ह्यूमन इंसुलिन। तो यही है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। इसीलिए जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ते हो तो ये याद रखना चाहिए कि ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि कई सालों से साइंटिफिक वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। तक हम लोग देखें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुई, कौन कौन आए और क्या क्या किया। अब इस टेक्नोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है उसको समझते हैं, मतलब साइंस कैसे काम करता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल 3 सिंपल स्टेप पे डिपेंड करता है। अगर आप ये तीनों चीजें समझ गए तो आप समझ लीजिए इसके आप मास्टर बन जाएंगे। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, कटिंग डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट। फिर कह रहे हैं कि अगर आपको कोई जीन निकालना हो तो सबसे पहला दिक्कत क्या आता है कि सही साइट पर उसको काट सके। मान लीजिए ये लंबा डीएनए है, डबल हेलिक्स है। अब आपका जीन कहाँ पे है, इस जगह पे है, इस जगह पे आपका जीन है। तो आप कहाँ काटेंगे, यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे काटेंगे, नहीं, आप चाहेंगे कि यहाँ पे कट किया जाए और आपका पूरा जीन आ जाए। तो ये कट करने का काम कौन करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, कटिंग डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट। अगर स्पेसिफिक साइट पे हम काट ही नहीं पाए तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सही जगह को, डीएनए सही जगह पे कट जाना। और और इसका काम कौन करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आपको एक बुक में कोई चैप्टर है जिसकी फोटोकॉपी करनी है, तो आप क्या करेंगे, बुक को फाड़ेंगे, नहीं, आप उस चैप्टर का जो हिस्सा है उसको बस कॉपी करेंगे, उसको अलग करके दुकानदार को देंगे और वो फोटोकॉपी निकालेगा। तो यही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करता था कि उस खास जगह को काट के डीएनए निकाल देगा। अब आता है जो डीएनए फ्रैगमेंट्स आप निकाल दिए, ये डीएनए फ्रैगमेंट्स डायरेक्ट हम बैक्टीरिया में नहीं डाल सकते, इसको किसी और डीएनए के साथ जोड़ के फिर डाला जाता है जो बैक्टीरिया में क्या करे। जैसे हम लोग अभी देखे थे कि ह्यूमन जीन को किसके साथ ऐड किया गया था, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड था। बैक्टीरिया का प्लाज्मिड क्या होता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलर डीएनए होता है। बैक्टीरिया का सेल होता है जिसमें उसके अंदर अपना जीनोम होता है, और एक सर्कुलर डीएनए होता है जिसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। तो इसी प्लाज्मिड के साथ आपका मान लीजिए ये जीन आ गया, तो इस जीन को अब इस प्लाज्मिड से जोड़ देंगे। तो ये प्लाज्मिड को भी बाहर निकाला जाता है और फिर इसको काट के इन दोनों को साथ में जोड़ दिया गया है। तो सेकंड क्या है, प्रिंसिपल इसमें क्या है कि एक ज्वाइनिंग, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को जोड़ना। इस जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेस करता है। इसका काम होता है दोनों को जोड़ना। जैसे कभी घर में तार टूट जाए इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिशियन आके क्या करता है, दो अलग अलग तार को जोड़ देता है। तो उसी तरह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इलेक्ट्रिशियन कौन है, डीएनए लाइगेस, जो दो अलग अलग डीएनए को जोड़ सकता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर जिंदा रखना और काम कराना। मान लीजिए ये बन गया, फिर इसको फिर बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे तो वो काम करेगा, नहीं करेगा, ये बहुत मुश्किल काम है। तो तीसरा स्टेप क्या होता है, इसको मेंटेन रखना कि ये होस्ट के अंदर काम करे। तो होस्ट मोस्टली कौन होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। जहाँ
काम करने से क्या मतलब है? काम करने का मतलब है ये रिप्लिकेट करके इसका नंबर बढ़े जो हम लोग डाले। तो एक डाले थे, ये अगर रिप्लिकेट करने लगा तो कितना बन जाएगा? 100, 200, 400, 50 ऐसे बढ़ जाएगा। और जितना बढ़ेगा, जब इसका एक्सप्रेशन होगा तो उतना ज़्यादा हमको प्रोटीन मिल जाएगा। तो जैसे एक फैक्ट्री को डिज़ाइन किया जाता है, उसी तरह डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी भी ये क्या है? फैक्ट्री है, जिसके क्या है? 3 मेजर प्रिंसिपल्स है। तो फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर जिंदा रखना और काम करना तीसरा प्रिंसिपल था, जो एक फैक्ट्री जैसा होगा कि अगर फैक्ट्री को मेंटेन करेंगे तो वो सही से काम करेगा। फिर आता है बेसिक रिक्वायरमेंट। क्या टूल्स है? तो बेसिक रिक्वायरमेंट को टूल्स कहते हैं। टूल्स होते हैं, जैसे घर बनाना हो तो उसमें हथौड़ा होता है, छेनी होता है, अलग अलग चीजें यूज होती है। पेंट करने के लिए ब्रश होता है। तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के कौन से टूल है? तो आइए इनको समझते हैं। सबसे पहला टूल क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये क्या होता है? ये डीएनए को काटने वाला एक एंजाइम है। लेकिन ये डीएनए को कहाँ काटता है? स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, जो इसका खासियत है। तो मान लीजिए एक डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड है, इसका सीक्वेंस यहाँ ए है, यहाँ टी है, यहाँ सी है, यहाँ जी है। तो मान लीजिए कोई एंजाइम है, वो कहाँ काटता है? टी और सी के बीच में। तो ये जहाँ भी टी और सी होगा वहीं काटेगा, और कहीं ये नहीं काट सकता। तो ये क्या है? स्पेसिफिक सीक्वेंस पे काटने वाला एंजाइम है। इसके डिस्कवरी के बाद भी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा, क्योंकि काट तो देगा लेकिन सही जगह नहीं कटा, तो सारा काम क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा, खेल खराब हो जाएगा। तो क्योंकि ये काटता है, तो इसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। जैसे कैंची काट सकता है, वैसे ये भी काट सकता है, लेकिन ये किसको काटता है? मॉलिक्यूल्स को, डीएनए को। इसलिए काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहते हैं? तो मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। और ये कहाँ काटता है? हमेशा स्पेसिफिक सीक्वेंस पे। इसके बाद आता है डीएनए लाइगेस। लाइगेस क्या करता है? ये दो अलग अलग डीएनए फ्रैगमेंट को जोड़ने का काम करता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तोड़ता है, तो डीएनए लाइगेस क्या करता है? उनको जोड़ता है। इसी तरह तीसरा आता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम होता है? डीएनए बनाना, यानी रेप्लिकेशन, डीएनए से और डीएनए बनाना। तो बैक्टीरिया के अंदर डाल दिए, अगर वो रेप्लिकेट करेगा तो उससे और बनेगा। तो इसके लिए किसका जरूरत है? डीएनए पॉलीमरेज का। जैसे फोटोकॉपी मशीन होता है, उसमें आप डाल दे तो कई कॉपी बना जाता है। तो ये फोटोकॉपी मशीन सेल का क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये क्या करता है? ये डीएनए बनाता है किससे? आरएनए से। और इस डीएनए को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, क्योंकि ये आरएनए से बनता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसको आगे समझेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कौन सा एंजाइम है जो आरएनए से डीएनए बना सकता है? तो वो कौन है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल क्या है? डीएनए को कट करना, कौन करता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फिर जोड़ना, कौन जोड़ता है? डीएनए लाइगेज। और होस्ट के अंदर इसको एक्सप्रेस कराना, जिसमें कौन मदद करता है? डीएनए पॉलीमरेज। तो क्या होता है जब हम किसी चीज को समझ लेते हैं, तो वो चीज हमें क्या लगती है? इंटरेस्टिंग लगती है। और क्या होगा अगर किसी चीज को हम समझ नहीं पाते हैं? जब हम समझ नहीं पाते तो वो हमको क्या लगता है? कठिन लगता है, और वो इंटरेस्ट नहीं आता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आपको इस पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा, और आगे के स्टेप समझने में भी। अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? अब तक हमने देखा कि डीएनए को कट किया जाता है, फिर जोड़ा जाता है। लेकिन एक सवाल रह गया, ये जो डीएनए है ये अपने जगह तक सेल में कैसे पहुंचेगा? जिसके अंदर बैक्टीरिया में भेजना है, उसको भेजते कैसे हैं? डीएनए तो खुद चल के नहीं जाने वाला। तो इसका सल्यूशन क्या होता है? क्लोनिंग वेक्टर्स। तो आप समझेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होता है? तो क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होता है? एक डीएनए होता है, और कुछ नहीं है। एक डीएनए होता है जो क्या करेगा? उस फॉरेन डीएनए को, जो आप डीएनए डालना चाहते हैं, वो अपने साथ जोड़ के जिस सेल में आप डालना चाहते हैं वहां पहुंचा देगा।
तो ये क्या करता है, फॉरेन डीएनए को उठाकर होस्ट सेल के अंदर ले जाता है। तो इसको वेक्टर क्यों कहते हैं? आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, वहाँ भी एक वेक्टर आता है, तो उस वेक्टर से ये अलग है। तो वेक्टर का हिंदी में मतलब होता है ऐसा चीज जो किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो ये डीएनए को ले जाता है जिस सेल में डालना हो, और ये खुद भी क्या होता है, कोई पूछे वेक्टर क्या है, तो वेक्टर भी ये डीएनए होता है। तो सोचो आपको क्या करना है, कोई पार्सल भेजना है, पार्सल हमारा क्या है, फॉरेन डीएनए। तो किससे पार्सल भेजते हैं, कोरियर करते हैं या पोस्ट से भेजते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या हो गया, वो कोरियर हो गया जो वो सामान ले जाएगा। और एड्रेस क्या है, वो होस्ट सेल जिसके पास इसको जाना है। तो वेक्टर के बिना जीन को नहीं पहुंचा सकते। तो फिर बात आता है जो ये वेक्टर है वो कैसा होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कहीं सामान भेजना हो, मान लीजिए रक्षाबंधन आ रहा है, राखी भेजना हो, और रक्षाबंधन के 4 दिन बाद वो राखी पहुंचे, तब काम आएगा, नहीं काम आएगा। तो हमको ऐसे वेक्टर चुनने चाहिए जो फास्ट हो और अच्छी तरह से काम करे। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेक्सिपेशन। ये सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो ओरी, इसको शॉर्ट में और ओरी भी कहते हैं। तो ओरी क्या इंश्योर करता है कि वेक्टर जो ये डीएनए ले जा रहा है ये होस्ट के अंदर जाए। तो चला तो गया होस्ट के अंदर, फिर क्या करे, बैठा रहे पड़ा रहे कुछ ना करे, वो क्या करे, रेप्लिकेशन करे और कई सारे कॉपी बनाए, जिससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हमारा, प्रोटीन या कोई भी चीज़ बनना हो वो ज़्यादा बने, रेप्लिकेट हो सके। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए कि ये जाए और ज़बरदस्त रेप्लिकेशन करे। जैसे मान लीजिए कोई फोटोकॉपी मशीन है, उसमें आप अपना जिसको कॉपी कराना है सब डाल दिए, फिर क्या हुआ, कॉपी हो जाएगा, नहीं होगा। कॉपी कब होता है, जब वो दुकानदार उसको स्टार्ट बटन दबाता है, कुछ सेटिंग करता है, तुरंत निकलने लगता है। अगर आपको दे दिया जाए, आपको पता ना हो, तो वो नहीं चल पाएगा। तो इसी तरह ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बिना वो दूसरे सेल में जाके कुछ कर ही नहीं पाएगा, रेप्लिकेट ही नहीं होगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया, हमको क्या चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरा चीज होता है सिलेक्टेबल मार्कर जीन। अब मान लीजिए आप कोई कॉपी दे दिए फोटोस्टेट करने के लिए, लेकिन फोटोस्टेट वाले को बता ही नहीं कि कौन कितने पेजेस कॉपी करने हैं और क्या करने हैं, तो वो कुछ गड़बड़ कर देगा। तो जो जीन्स हम उसमें ऐड किए, वेक्टर में ऐड किए, वो बैक्टीरिया में जा भी रहा है कि नहीं, ये भी तो हमको नहीं पता है। पता चला आधा गया आधा नहीं गया। आप मान लीजिए 10 बैक्टीरिया के अंदर डाले, उसमें से सिर्फ 2 में वो जीन पहुंचा, बाकी खाली रह गया, उसमें पहुंचा ही नहीं। तो इसको कैसे पहचाना जाए, आप सारा एक मेहनत कर लिए लेकिन आपको यही नहीं पता चला कि वो गया है कि नहीं गया है। तो इसको पता करने का तरीका क्या होता है, सिलेक्टेबल मार्कर जीन। कुछ ऐसे जीन जोड़ दे जो अगर उसमें पहुंच गया हो तो वो हमको बताए कि हम पहुंच चुके हैं। तो ये कैसे काम करता है, तो इसमें जो मार्कर जीन होते हैं वो होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। मान लीजिए आपका जो प्लाज्मिड था, जो वेक्टर का डीएनए था, उसमें एक ऐसा जीन था जो किसी एंटीबायोटिक के खिलाफ काम करे। मान लीजिए एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन है। तो हम दो एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए एक बैक्टीरिया ये है, दूसरा बैक्टीरिया ये है, और आप अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये लाल कलर का है जिसमें फॉरेन डीएनए भी आपका है और वेक्टर है, और इसमें एक और जीन है जो क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। तो मान लीजिए ये वाला जो आप बनाए थे ये इसके अंदर चला गया और इसके अंदर नहीं गया, किसी भी रीजन से नहीं गया, या चला भी गया तो काम नहीं कर रहा है। तो मान लीजिए आप इस बैक्टीरिया को क्या करें, इसको एक प्लेट में ऐसे जगह ग्रो कराए जहाँ क्या हो, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन हम लोग डाल दें। तो एम्पिसिलिन इसमें डाल दिया गया। तो जिस बैक्टीरिया के पास एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन होगा वो मर जाएगा कि जिंदा रहेगा, वो जिंदा रहेगा क्योंकि उसके पास रेजिस्टेंट जीन है। और जिसके पास रेजिस्टेंट जीन नहीं है उसका क्या होगा, उसका डेथ होगा। तो वो प्लेट में धीरे धीरे मर जाएगा, दिखेगा ही नहीं, ग्रो ही नहीं करेगा। तो मान लीजिए ये प्लेट है, तो जिस जिसके पास जीन होगा वही बस प्लेट में दिखेगा कि ये ग्रो किया है। इससे हमको पता चल जाएगा कि किस में गया है और किस में नहीं गया है।
तो इसको क्या कहते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर जीन। फिर तीसरा क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन साइट क्या है, अभी हम लोग पढ़े थे कि इसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, जैसे डीएनए था तो डीएनए को खास जगह काटता था। तो मान लीजिए ये डीएनए है, इसके खास जगह यहाँ पे काट दिया, ये होस्ट का डीएनए था, और आपको किसके साथ इसको ऐड करना है, जो वेक्टर का डीएनए है। अब वही एंजाइम वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको भी सेम जगह काटेगा। अगर इसको सेम जगह नहीं काटा, कोई दूसरे जगह काट दिया, तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़ते ही नहीं है, वो जुड़ेंगे नहीं। जब जुड़ेंगे, जब रेस्ट्रिक्शन साइट दोनों का सेम हो और सेम एंजाइम काम करे। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, और मोबाइल कैसे चार्ज होता है, मोबाइल के चार्जर से। तो अगर अलग अलग कंपनी का चार्जर और मोबाइल हो, आप भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए होंगे कि वो एक दूसरे में फिट ही नहीं होते। कब फिट होते हैं, जब सेम कंपनी का हो। वैसे ही जब रेस्ट्रिक्शन साइट दोनों के सेम होंगे, तब जब वो कटेगा तो सही तरह के जुड़ेगा। तो अगला इसका जो रिक्वायरमेंट होता है, वो रिक्वायरमेंट क्या है कि इसका साइज क्या हो, स्मॉल साइज हो, और कॉपी नंबर हाई हो। अब स्मॉल साइज और कॉपी नंबर से क्या होता है, मान लीजिए बैक्टीरिया ऐसे ही छोटा है, और उसमें बहुत बड़ा आप बात डाल देंगे वेक्टर, तो वो जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। अगर आपको कोरियर से फ्रिज भेजना हो, अलमारी भेजना हो, वो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। उसके लिए आपको अलग से ट्रक बुक करना होगा। तो जो क्लोनिंग वेक्टर होता है, उसका साइज एक फिक्स होता है, एक साइज के बाद वो नहीं ला सकता, इसीलिए जितना छोटा उतना आसानी से। हाई कॉपी नंबर का क्या मतलब है कि उसके सेल में कितने कॉपी हो, जैसे आप भेज दिए, उस सेल में 10 कॉपी हो, 20 कॉपी हो, तो जितना कॉपी ज़्यादा होगा प्रोडक्ट, उतना ज़्यादा बन पाएगा, उतना ज़्यादा प्रोटीन बन पाएगा। तो इसके कॉमन प्लाज्मिड क्या है, PBr322, PUC19 जो प्लाज्मिड होते हैं। एक बैक्टीरियोफेज होता है, लैम्डा फेज, उसका भी यूज़ किया जाता है। कॉस्मिट होता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है, और कुछ एक्सप्रेशन वेक्टर होता है। इन चीज़ों को हम अलग वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, इसीलिए अभी इसका डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन इसको आपको याद रखना है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं। अब तीसरा क्या आता है, वेक्टर्स का हो गया। अब इसको भेजेंगे कहाँ, होस्ट ऑर्गेनिज्म, किसके अंदर डालते हैं। तो मोस्टली जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी होता है, उसका सबसे कॉमन होस्ट कौन होता है, एस्चेरिशिया कोलाई, जो एक बैक्टीरिया है, ई कोलाई भी इसको कहते हैं। इसके अलावा और कौन है, ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरिविसी। ईस्ट मोस्टली यूकैरियोटिक एक्सप्रेशन में मदद करता है, इसका प्रोटीन प्रोसेसिंग ज़्यादा होता है। जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे। अगर ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना हो तो प्लांट सेल का यूज़ करते हैं, जैसे बीटी कॉटन में हुआ था। और अगर ह्यूमन लैग प्रोटीन को प्रोसेस करना हो, तब एनिमल सेल लाइंस का यूज़ होता है। इनको अलग वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, तो क्लोनिंग वेक्टर क्या था, एक डीएनए है, जो आपका जो डीएनए होगा उसको पहुंचाने में मदद करेगा, और अंदर जाके क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा और एक्सप्रेस करेगा। इसलिए याद क्या रखना है, जीन हो या प्रोटीन, डिलीवरी के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। और उस डिलीवरी का क्या नाम है, क्लोनिंग वेक्टर। अब तक हम जो प्रोसेस होता है, उसके क्या प्रिंसिपल थे, क्या वेक्टर्स थे, क्या एंजाइम थे, ये सब देख लिया है। अब इसके स्टेप्स देखेंगे कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी होता कैसे है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो इस स्टेप में क्या होता है, जिस सेल से, इंसान हो, कुछ भी हो, प्लांट हो, जिससे डीएनए क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिससे मिलता है, उसको क्या कहते हैं, डोनर। जो दे रहा है डीएनए, वो डोनर है। ये डीएनए कैसा होना चाहिए, हाई प्यूरिटी होना चाहिए। प्यूरिटी से क्या मतलब है, उसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, जो सीक्वेंस हमको चाहिए वही हो, वरना क्या होगा, आगे के स्टेप फेल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको फल का जूस बनाना है, तो सबसे पहले क्या जरूरत होगा, फल का जरूरत होगा। और वो फल कैसा चाहिए, सड़ा हुआ नहीं, सबसे बेस्ट क्वालिटी का। जितना अच्छा फल होगा उतना अच्छा आपका जूस बनेगा।
तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के लिए वो यूजलेस होगा अगर अच्छे क्वालिटी का डीएनए नहीं है। तो डीएनए को पहले केयरफुली आइसोलेट किया जाता है। सेकेंड स्टेप क्या है? कटिंग ऑफ डीएनए। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रूल है कि डोनर डीएनए और जो वेक्टर है उसको क्या किया जाए, वेक्टर डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जाए। हम लोग अभी समझे हैं कि अगर अलग अलग काटा तो वो सही से जुड़ेंगे नहीं, तो इसीलिए हमेशा याद रखना है डोनर डीएनए और वेक्टर डीएनए को सेम एंजाइम से कट करेंगे, तभी दोनों एक दूसरे से आसानी से जुड़ पाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसको क्या करेंगे, इसका अच्छा यहाँ एक चीज लिखा है स्टिकी एंड ब्लंटेड। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये डीएनए है, दो बना दिए और इसको यहाँ से काटा गया और इसको काटा गया, तो ये अगर यहाँ से काट दिया जाए तो ये कैसा दिखेगा, ये आधा और ये ऐसा दिखेगा, ये हिस्सा अलग हो गया। तो एक ऐसा कट सकता है। दूसरा एग्जाम्पल कटने का क्या है, इसको बीच से ऐसे काट दिया जाए दोनों तरफ से, तब क्या होगा, एक आधा ऐसे दिखेगा एक आधा ऐसा दिखेगा। तो ये वाला जो होता है ये क्या कहते हैं, इसको स्टिकी एंड कहते हैं कि ये स्टिक कर जाएगा, और इसको क्या कहते हैं, ब्लंट एंड कहते हैं। इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ लिखा है कि इसको काटेंगे तो क्या बनेगा, स्टिकी एंड और ब्लंट एंड होगा। कभी कुछ टूट जाए तो अगर उसको जोड़ना हो तो वो अच्छे तरीके से तभी जुड़ता है जब दोनों पार्ट एक दूसरे के पैरेलल और सिमिलर लाया जाए, नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा जुड़ जाता है। तो अगर ये जुड़ने के लिए क्या चाहिए, कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग सही हो। इसीलिए जब भी डोनर डीएनए या वेक्टर डीएनए को कट किया जाता है क्या यूज किया जाता है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब थर्ड स्टेप क्या है, लाइगेशन। इस स्टेप में क्या है, फॉरेन डीएनए को वेक्टर के डीएनए से जोड़ देना और वेक्टर डीएनए के अंदर इंसर्ट कर देना। ये क्या करता है, फेविकॉल की तरह दोनों डीएनए को क्या कर देगा, चिपका देगा। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल में क्या क्या स्टेप हुए, पहला है आइसोलेशन, दूसरा है कटिंग, तीसरा है लाइगेशन। इन्हीं तीन स्टेप मिलकर क्या बनाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम होता है तोड़ना, लाइगेस का काम है जोड़ना, और जब जो दोनों टूट टूट जाए तो एक दूसरे को संभाल लेते हैं। तो इसमें क्या याद रखना है कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होता है ताकि कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो। और डीएनए लाइगेज जोड़ता है तो उसमें क्या जोड़ता है, एक दूसरे के बीच फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि डीएनए लाइगेज क्या काम करता है, तो वो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और इन सब से क्या बनता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अभी तक हम लोग डीकॉम्बिनेंट डीएनए तो बना चुके हैं, लेकिन उससे काम करवा सकते हैं, नहीं काम कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, इसको होस्ट सेल के अंदर डालना होगा। तो इसको इंट्रोडक्शन टू होस्ट सेल को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए। होस्ट सेल अभी बताए यूजुअली क्या होता है, इकोलाई बैक्टीरिया होता है। इसके लिए कई मेथड्स यूज होते हैं जैसे कैल्शियम क्लोराइड, हीट शॉक, इलेक्ट्रोपोरेशन। इसका भी पूरा अलग वीडियो में हम टेक्निक्स को जानेंगे कि किस टेक्निक में क्या होता है। लेकिन सिंपल बात शब्दों में कहा जाए तो बैक्टीरिया को क्या दिया जाता है, शॉक दिया जाता है ताकि वो बाहर के डीएनए को अपने अंदर ले ले। फिर स्टेप 5 क्या होता है, सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट, जो अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि प्रॉब्लम क्या है, सब बैक्टीरिया डीएनए नहीं लेते हैं। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सिलेक्शन और स्क्रीनिंग, कि हम क्या करते हैं, कुछ सिलेक्टेबल मार्कर रहते हैं जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का बात किया कि उससे यहाँ दिखा रहा है कि सिलेक्शन कैसे करते हैं। ये आप देख सकते हैं, जिसमें था वो ग्रीन दिख रहा है, जिसमें नहीं था वो धीरे धीरे गायब हो जा रहा है। तो ऐसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या कुछ रिपोर्टर जीन्स होते हैं, लैग जेड होता है, ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन होता है, इसको भी आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि कैसे स्क्रीनिंग किया जाता है। तो पहले इंट्रोड्यूस किए कि इसको पहुंचा दिया जाए, फिर क्या किए, देखे कि ये सही से पहुंचा है कि नहीं, कि पहुंचा है तो सारे सेल्स में गया है कि नहीं। फिर क्या आता है, स्टेप 6, एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन। अब फाइनली जीन क्या है, अपना काम शुरू करता है,
होस्ट सेल के अंदर पहुंच गया, रिकम्बिनेंट डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेट करता है, अपने जैसा और बनाएगा, फिर मैसेंजर आरएनए बनेगा और फाइनली प्रोटीन बनेगा। और ये बैक्टीरिया कैसे काम करता है, एक प्रोटीन फैक्ट्री बन जाता है जो हमारे दिए गए जीन से प्रोडक्ट बनाता है। वो इंसुलिन हो सकता है, कोई एंजाइम या कोई हार्मोन हो सकता है। लेकिन अभी जो ये बना है अभी भी ये फंक्शनल नहीं है, मतलब इसको हम लोग जैसे इंसुलिन बन गया लेकिन इसको किसी में डाल नहीं सकते। इसीलिए लास्ट स्टेप क्या होता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसमें बैक्टीरिया के भी चीज होते हैं, उनको अलग करेंगे, इसको एक्सट्रैक्शन करेंगे, फिर क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, इसके अंदर से जो इम्प्यूरिटी है उसको मिटा लेंगे और जो हमको प्रोडक्ट चाहिए बस वही रहे। और क्या करते हैं, फाइनल फॉर्मुलेशन करते हैं फाइनल प्रोडक्ट का। इसको ऐसे समझिए जैसे दूध से पहले मलाई निकाला जाता है, फिर घी बनाया जाता है, डायरेक्ट दूध से घी नहीं बनाया जाता है। उसी तरह जो मिलेगा उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे और फॉर्मुलेट करेंगे। और रिकम्बिनेशन डीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस किया गया, फिर एक्सप्रेस किया गया, फिर उसको सिलेक्ट किया गया, फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो बैक्टीरिया से काफ़ी काम कराया गया। अब तक हम लोग देखे हैं कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को कैसे काम करता है, लेकिन सवाल आता है इस टेक्नोलॉजी का यूज़ हम एग्जैक्टली किस काम के लिए करते हैं। तो पहला क्या है, जीन कोलिंग, जो सबसे बेसिक एक्सपेरिमेंट होता है। इसका मतलब होता है किसी स्पेसिफिक जीन की कई कॉपीज बनाना। जैसे हम किसी नोट्स का फोटोकॉपी करके कई कॉपी बना सकते हैं, उसी तरह किसी भी जीन्स का मिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हैं। जो किसके लिए ज़रूरी होता है, किसी स्टडी करने के लिए, उस जीन के बारे में जानने के लिए, कोई डिजीज को पता करने के लिए। इसके बाद आता है एक्सप्रेशन क्लोनिंग, प्रोटीन प्रोडक्शन। एक्सप्रेशन क्लोनिंग कौन है, जैसे इंसुलिन का हम समझे कि किसी जीन को लिए, उसको डाले और उससे उसका प्रोडक्ट बनाए, इसको क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन क्लोनिंग। तो अगला क्या आता है, जीनोमिक लाइब्रेरी। अब थोड़ा बड़ा लेवल आता है। जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म का पूरा जीनोम क्लोन कर दिया जाता है। सोचो कि एक किताब ही नहीं, पूरी लाइब्रेरी की फोटोकॉपी कर दिया जाए, हर जीन का एक एक कॉपी अवेलेबल हो। ये इसलिए किया जाता है, इससे जीनोम मैपिंग और सीक्वेंसिंग के काम आता है। तो इसका क्या फ़ायदा है जीनोमिक लाइब्रेरी का, आपको आपके शरीर के जितने जीन्स हैं उसके सारे सीक्वेंस पता चल जाएंगे, कोई गड़बड़ी हो तो उसको तुरंत डायग्नोस कर सकते हैं। चौथा क्या है, सी डीएनए लाइब्रेरी। इसमें सिर्फ उन्हीं जीनों का किया जाता है जो एक्सप्रेस होता है, जिससे प्रोटीन बनता है, इसीलिए इसको एक्सप्रेस जीन क्लोनिंग कहते हैं। ये जीनोमिक लाइब्रेरी से कैसे अलग है, इसमें सारे जीन का कर दिया गया, इसमें जो काम के जीन है जिससे प्रोटीन कहते हैं बस उन्हीं का किया जाता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाना। इसमें फॉरेन जीन, जो जीन है उसको किसी ऑर्गेनिज्म में परमानेंटली डाल दिया जाता है कि एक बार चला गया तो उसके अंदर चला गया। इसके एग्जाम्पल है बीटी कॉटन, ट्रांसजेनिक माइस, जीएम क्रॉप। तो इसमें वो परमानेंटली रह जाएगा। तो अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इतना इम्पोर्टेंट है तो इसका फ़ायदा हमें रियल लाइफ में क्या क्या मिलता है इसको देखते हैं। तो हॉस्पिटल से लेकर फैक्ट्री तक, रिसर्च तक, सब जगह इसका यूज़ होता है। अभी हम लोग बात किए कि मेडिकल फील्ड में ह्यूमन इंसुलिन यानी ह्यूमुलिन बनता है, ग्रोथ हार्मोन बनता है, इंटरफेरॉन्स बनते हैं, जो वैक्सीन हम लगाते हैं वो भी इसी टेक्नोलॉजी से बनते हैं। तो जीन थेरापी जो कि काफ़ी एडवांस टेक्निक है वो भी इसी पे बेस्ड है। उसके अलावा इसका उपयोग कहाँ होता है, इंडस्ट्रीज में होता है। इंडस्ट्रीज में रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से क्या बनता है, एंजाइम्स बनते हैं, जैसे एमाइलेज, प्रोटीएज, बायोफ्यूल्स, बायोपॉलीमर बनते हैं। जो डिटर्जेंट आप कपड़े धोने में यूज़ करते हैं, या जो ब्रेड खाते हैं या चीज़ खाते हैं, वो भी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के रोल उसमें भी होता है। अब आते हैं एग्रीकल्चर की तरफ। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जैसे बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, ये सब क्या है, सब इसी टेक्नोलॉजी से बनते हैं। इससे पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी बनाया जाता है जिसमें कम कीटाणु लगेंगे, कम बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा। हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप भी बनाए जा रहे हैं। काफ़ी नए नए चीज़ें
इससे की जा रही है, जिससे फार्मर्स को मदद मिले। तब तक हम देखें कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है, लेकिन साइंस का एक रूल है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे इसके फायदे और क्या क्या चैलेंजेस है। तो इसका एक और एप्लीकेशन है रिसर्च एप्लीकेशन में, कि रिपोर्टर जीन्स जो क्या होते हैं, किसी जीन ऑन है या ऑफ है ये बताते हैं। जैसे बल्ब जल गया तो पता चल जाएगा कि करंट आ रहा है, वही रिपोर्टर जीन सिग्नल देता है कि जीन फंक्शन कर रहा है कि नहीं। तो इसका यूज़ जीन फंक्शन स्टडी में ही है, कि कौन सा जीन आपके शरीर में सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर जीन हटा दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम होता है, ये सब रिसर्च में इसी से पॉसिबल है। प्रोटीन का शेप, स्ट्रक्चर, इसको भी स्टडी करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इसके की एडवांटेज क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बनाना हो, किसी प्रोटीन को, तो यूज़ कर सकते हैं। ये सस्ता होता है, स्पेसिफिक यूज़ होता है और जो पहले एनिमल से हम लोग लेते थे उसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब इसके कंसर्न्स क्या है, इसके कंसर्न्स कुछ एथिकल इशू है, कि आप कौन से डीएनए कर सकते हैं। क्या आप ऐसे जीन ले सकते हैं जिससे हमारे मानवता को खतरा हो। मान लीजिए कोई वायरस का डीएनए ले लिया, कोई नया बैक्टीरिया बना है जिससे सबको इन्फेक्ट कर दिया जाए, टेररिज्म में यूज़ हो, वार में यूज़ हो। तो इसके कुछ इशू होते हैं और बायोसेफ्टी इश्यूज होते हैं और कुछ एथिकल कंसर्न्स होते हैं कि किस पे किया जाए, किस पे नहीं किया जाए। इसका एक और ऑब्जेक्टिव है कि एनवायरनमेंट में कोई गलत बैक्टीरिया वायरस नहीं है। जब कोरोना आया था तो काफ़ी उस समय भी चर्चा हुआ था कि इसको एज ए वेपन यूज़ किया गया है, लेकिन उसका कोई क्लैरिटी आज तक नहीं किया गया है कि ये क्या कोई ज़बरदस्ती बनाया था लैब में। तो मतलब ये टेक्नोलॉजी पावरफुल है, लेकिन बिना कंट्रोल के यूज़ इसको नहीं करना है। जैसे आप लोग कभी कभी देखते हैं कि व्हाट्सएप में कई चीज़ें जिसका कोई मतलब नहीं कोई फॉरवर्ड कर देता है, और कई लोगों के पास वो इंफॉर्मेशन चला जाता है जो कि गलत होता है। इसलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी स्ट्रिक्ट बायोसेफ्टी रूल के साथ ही हो सकती है, और इसके गाइडलाइन है कि उसको फॉलो किए जाते हैं। जैसे कार अगर पावरफुल होता है, लेकिन फिर भी उसको क्या है, ट्रैफिक रूल मान के ही चलना पड़ता है जिससे एक्सीडेंट ना हो। उसी तरह साइंस को भी रूल्स के साथ चलना पड़ता है। हम कंपेयर करेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पुराने टेक्नोलॉजी से कितना बेहतर है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे पहले क्या होता था, लोग जब आदि मानव थे वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे, शिकार करके खाते थे। अब क्या करते हैं हम लोग, फार्मिंग करते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, जो सोर्स था वो नेचुरल था। अब हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं, उससे ईल्ड क्या आता था, काफ़ी कम आता था। रिकॉम्बिनेंट मेथड में ईल्ड, ईल्ड का मतलब है जो बना रहे हैं वो कितना बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा बनता है। उसका हम लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, प्यूरिटी ज़्यादा होती है, और क्या होता है, हाई उसकी कॉस्ट भी क्या होती है, पहले हाई थी अब लोअर हो गई। जब ज़्यादा बनेगा तो प्राइस अपने आप कम हो जाता है। सेफ्टी क्या है, उसमें बहुत सेफ्टी नहीं रहती थी, कभी कभी रिएक्शंस हो जाते थे। ये क्या है, हाई सेफ्टी है आफ्टर टेस्टिंग। जैसे घर का पानी और आरओ का पानी, आप किसी तालाब या किसी कुएं से पानी पिए तो आपको पता नहीं उसमें क्या हो सकता है, लेकिन आरओ में क्या होता है, सेफ पानी हो सकता है। तो ये क्या है, एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है। इसीलिए आज मेडिसिन लोग ज़्यादा खा सकते हैं, क्योंकि वो सस्ता होता है। एक समय में मेडिसिन बहुत महंगा होता था। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी को। तो इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, कि जितना मेहनत किया जाए उतना क्वालिटी उसका हाई होगा, प्यूरिटी हाई होगा, कॉस्ट लो होगा, और सेफ्टी भी हाई होगा। तो आज हम लोग क्या सीखे हैं, जीन को प्रिसाइसली कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं बेटर मेडिसिन, और एग्रीकल्चर में इसको यूज़ करते हैं। तो इसीलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का सबसे पावरफुल टूल है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि साइंस तभी अच्छा लगता है जब उसको सही तरीके से आप समझ पाते हैं। तो अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। इसके अगले वीडियो में हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का बात करेंगे, और उसके बाद इससे रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।